बच्चों, अब हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि छोटे छोटे गांव धीरे धीरे एक महान सभ्यता में कैसे बदले। लिखा है कि बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि लगभग 7000 बीसीई में बलूचिस्तान की पहाड़ियों के पास स्थित मेहरगढ़ में न्योलिथिक लाइफ की शुरुआत हुई थी। इसके बाद यह जीवन शैली धीरे धीरे मिडल इंडस वैली, अपर इंडस वैली और फिर ईस्ट की ओर फैलती गई। इनमें से कुछ सेटलमेंट्स यानी बस्तियों ने के लोगों ने लगभग 4000 बीसीई तक कॉपर ओर से कॉपर निकालना सीख लिया। इस तरह ये बस्तियां इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की सबसे शुरुआती चैकोलिथिक साइट्स बन गई। यही से ब्रोंज एज की शुरुआत मानी जाती है। बच्चों, इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के मेजर अर्ली हड़प्पन साइट्स और मेजर मेच्योर हड़प्पन साइट्स दिखाए गए हैं। रेड डॉट्स वाले जगह अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं, काले रंग वाले मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। इस मैप से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन केवल एक शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई थी। इसमें मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कलिबंगा, धोलावीरा, लोथल, रखीगढ़ी, बिरहाना, कोट डीजी जैसे कई इम्पोर्टेंट स्थान शामिल हैं। अब इस भाग में हम उन शुरुआती चरणों, उन अर्ली स्टेजेस को पढ़ेंगे जिनकी वजह से लगभग 2600 बीसीई तक सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पूरी तरह विकसित हो गई। इंडस और घाघर सरस्वती नदी के उपजाऊ मैदानों में कॉपर टूल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे लोगों का काम ज़्यादा तेज और बेहतर होने लगा। इसी कारण इन समुदायों की प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि भी बढ़ने लगी। यह समय बड़े पैमाने पर पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का भी था। अलग अलग जगहों के लोग अपनी अपनी अलग अलग रीजनल स्टाइल्स में बर्तन बनाते थे। लगभग 4000 बीसीई के बाद बलूचिस्तान, इंडस और घाघर सरस्वती जैसी जगहों के अर्ली चैकोलिथिक साइट्स में पोट्री और क्राफ्ट्स की अलग अलग रीजनल साइट्स भी साफ साफ दिखाई देने लगी। बच्चों, अब इस टाइमलाइन को देखिए। यह हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के विकास का पूरा क्रम दिखाती है। 7000 बीसीई न्योलिथिक पीरियड, 4500 बीसीई चैकोलिथिक पीरियड, 3300 बीसी अर्ली हड़प्पन स्टेज। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक दिन में नहीं बनी, बल्कि हजारों वर्ष में धीरे धीरे विकसित हुई। आगे लिखा है, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि बिराना और कुनल जैसी सरस्वती नदी के सूखे जगहों में प्री हड़प्पन फेज की शुरुआत 7000 बीसीई से 5500 बीसीई के बीच हो चुकी थी। समय के साथ ये रीजनल साइट्स और विकसित हुई और लगभग 2500 बीसीई तक ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की स्टैंडर्ड फीचर्स बन गई, क्योंकि इन जगहों पर कल्चर लगातार एक जैसा विकसित होती रही। इसीलिए इस समय को अर्ली हड़प्पन स्टेज कहा जाता है। इस समय पोट्री, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, बेड्स, सेल बैंगल्स, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स और कॉपर वर्क लगातार बनाए जाते रहे। यह बताता है कि इन कलाओं का विकास लगातार जारी रहा। इस समय कुछ और इम्पोर्टेंट विकास भी शुरू हुए, जैसे लोगों ने अपनी सेटलमेंट्स यानी अपनी बस्तियों के चारों ओर पैरामीटर वॉल यानी सुरक्षा के लिए चार दीवारी बनानी शुरू की। वे सील्स यानी मुहरों का इस्तेमाल भी करने लगे। इतना ही नहीं, हड़प्पन राइटिंग या हड़प्पन स्क्रिप्ट की शुरुआत भी शायद इसी अर्ली हड़प्पन स्टेज में शुरू हुई थी। बच्चों, हड़प्पन लोग केवल किसान ही नहीं थे, वे आर्ट्स और क्राफ्ट्स में भी काम किया करते थे। इनमें पोट्री सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक था। इसी पोट्री ने इनकी इकोनॉमी की ओर मजबूत बनाई। अलग अलग जगहों से मिले पोट्री के बर्तन बताते हैं कि हर जगह की अपनी अलग स्टाइल थी। बर्तनों का शेप और उन पर बने पेंटेड डिज़ाइन एक दूसरे से अलग थे। इसके अलावा कॉपर वर्क, सेल वर्क और सेमी प्रीसियस स्टोन बेड यानी बहुत कीमती पत्थरों के मटके बनाने की कला भी धीरे धीरे विकसित होती गई। अर्ली हड़प्पन बेड्स बनाने में सबूत पाकिस्तान के हड़प्पा, हरियाणा के कुनल और गुजरात के दतराना से मिलते हैं।
इससे पता चलता है कि इन जगहों में बीड्स यानी मन के बनाने का काम किया जाता था। इसके अलावा पोट्री पर बनाए गए चिन्ह और कुछ सील्स पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, साथ ही जानवरों की बहुत ही आसान आकृतियां भी मिली है। ये चीज़ें हड़प्पन, रहमान डेहरी और कुनाल जैसी अर्ली हड़प्पन साइट से मिली हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यही आगे चलकर हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में और लिखी हुई सील्स की शुरुआती रूप बनी। मतलब इतिहासकार मानते हैं कि यही आगे चलकर हड़प्पन स्क्रिप्ट्स और लिखी हुई सील्स का शुरुआती रूप बनी। बच्चों, अर्ली हड़प्पन पीरियड में हड़प्पन पीरियड में हुई टेक्नोलॉजी की प्रगति और अलग अलग जगहों के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से आगे चलकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बड़े और विकसित शहर बने। यानी अर्ली हड़प्पन स्टेज ने ही आगे आने वाली मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की मजबूत नींव रखी। तो बच्चों, इस पूरे भाग से हमें पता चलता है कि अर्ली हड़प्पन पीरियड्स में लोगों ने केवल खेती ही नहीं की, बल्कि पोट्री, कॉपर वर्क जैसे और इम्पोर्टेंट काम भी किए। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट लिखा है लगभग 5000 साल पुरानी परंपरा। बच्चों, अर्ली हड़प्पन लोगों ने खलीबंगा में खेतों को हल से जोता था। इन खेतों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हल से बनी नालियां मिली। इन नालियों से पता चलता है कि वहां डबल क्रॉप्स कल्टीवेशन यानी एक ही खेत में 2 फसलें उगाने की व्यवस्था थी। यह तरीका आज भी होने वाली रबी और खरीफ क्रॉप्स की खेती जैसा है, यानी लगभग 5000 साल पहले भी लोग मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाते थे। फिगर 4.9 इस फिगर में खलीबंगा का जोता हुआ एक खेत दिखाया गया है। इसमें हल की बनी हुई सीधी नालियां दिखाई देती हैं। यह नालियां इस बात का एविडेंस है कि उस समय की भी लोग योजना बनाकर खेती करते थे। थिंक अबाउट इट। बच्चों, इस पिक्चर में स्टोन वेट यानी पत्थर के बाट दिखाए गए हैं। इनका इस्तेमाल वजन मापने के लिए किया जाता है। अब नीचे लिखी बातों को समझते हैं। हड़प्पन लोगों ने के पास वेट और मेजरमेंट्स की अपनी स्टैंडर्ड सिस्टम थी, यानी हर जगह एक ही नियम के अनुसार वजन और माप किया जाता था। इस बात का प्रमाण उनकी बहुत अच्छी तरह की योजनाबद्ध बस्तियों और अलग अलग जगहों के बीच होने वाली इंटीग्रेशनल ट्रेड है। इससे पता चलता है कि उनका व्यापार अच्छी तरह संगठित था। छोटे वजन मापने के लिए बाइनरी मल्टीपल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, यानी वजन 1 2 3 4 8 16 जैसे अरेंजमेंट में आता था। और जब बड़े वजन मापने होते थे तब वे 10 के मल्टीपल्स यानी 10 20 50 का इस्तेमाल करते थे। ऐसे क्यूब के आकार वाले स्टोन वेट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई जगहों से मिले हैं। बच्चों, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वुड हैव बीन अफेक्टेड बाय द हड़प्पन नॉट फॉलो अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट। तो एक थिंकिंग अबाउट इट एक क्वेश्चन है। जवाब है कि अगर हड़प्पन लोगों के पास स्टैंडर्ड वेट सिस्टम नहीं होता तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या दूर दूर का होने वाले व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता। हर जगह अलग अलग वजन होने से सामान का सही माप नहीं हो पाता और व्यापार में परेशानी होती। इसीलिए स्टैंडर्ड वेट सिस्टम ने उनके व्यापार को आसान, सही और व्यवस्थित बनाया। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया। इस भाग में हम जानेंगे कि मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और चाइनीज कल्टीवेशंस कौन सी थी, वे कहाँ विकसित हुई और उनका हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या संबंध था। लिखा है कि बच्चों, क्लास 6 में आपने हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे वेल प्लान्ड सिटीज़ यानी अच्छी तरह योजना बनाकर बनाए गए शहर, वाटर मैनेजमेंट यानी पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों की व्यवस्था, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट यानी वजन और मापने की एक मेजरमेंट्स, स्टोन बेड्स यानी पत्थर के मन के, इंस्क्राइब्ड सील यानी लिखी हुई मोहरे और हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब इस भाग में हम ब्रोंज एज की उन दूसरी सभ्यताओं की इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के उसी समय मौजूद थी। उस समय दुनिया की 3 इम्पोर्टेंट मेजर सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन,
इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। अब हम इनके बारे में भी जानेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया की 4 शुरुआती महान सभ्यताएं नदियों में, मैदानों में, रिवर प्लेन्स में विकसित हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे हुआ था। मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन का विकास वेस्ट एशिया में यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के पास हुआ। इजिप्टियन सिविलाइजेशन का विकास नाइल रिवर के किनारे हुआ और चाइनीज सिविलाइजेशन का विकास नॉर्दर्न चाइना के में हंग ही रिवर बेसिन के आसपास हुआ। ज्योग्राफिकली मेसोपोटेमिया और इंडस तथा गैगर सरस्वती वैली एक दूसरे से काफ़ी पास थे। इनकी नज़दीकी के कारण मेसोपोटेमियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच अच्छा कॉन्टैक्ट और अच्छा ट्रेड व्यापार हुआ। दूसरी ओर इजिप्टियन और चाइनीज सिविलाइजेशन का सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ सीधे संपर्क होने के बहुत कम एविडेंस मिले थे। नेक्स्ट थिंक अबाउट इट, वाई वर रिवर्स इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, यानी पुरानी सभ्यताओं में रिवर्स ग्रोथ के लिए, विकास के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते थे? तो जवाब है इसका कि नदियाँ पानी, उपजाऊ मिट्टी और खेती के लिए बहुत ज़रूरी थी। नदियों के कारण लोगों को पीने का पानी, खेतों के लिए पानी और व्यापार की सुविधा मिलती थी। इसी वजह से ज़्यादातर प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसा करती थी। आगे, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। इस भाग में हम जानेंगे कि मेसोपोटेमिया कहाँ था, इसका नाम कैसे पड़ा, यह दुनिया की सबसे पहली शहरों वाली सभ्यता क्यों मानी जाती है और कॉपर्स टूल्स ने इसके विकास में क्या भूमिका निभाई। लिखा है कि बच्चों, हमने पढ़ा कि दुनिया की चारों प्राचीन सभ्यताएं लगभग एक ही समय में विकसित हुई थी, लेकिन इसमें सबसे पहले शहरों वाली सभ्यता, सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमिया में विकसित हुई। मेसोपोटेमिया शब्द का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। यह ग्रीक लैंग्वेज का नाम है। यह जगह वेस्ट एशिया में यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच जगह थी। आज के समय में यह जगह मुख्य रूप से इराक और कुवैत में आता है। इसके अलावा टर्की और साउथ वेस्टर्न ईरान के कुछ हिस्सों में भी इसमें शामिल है। जाग्रोस और टोरस पहाड़ियों की तलहटी क्रीसेंट के आकार की है, यानी आधे चांद के बराबर। यह जगह वेस्ट में मेडिटेरियन सी से लेकर ईस्ट के पर्शियन गल्फ तक फैली हुई है। इस जगह को फर्टाइल क्रीसेंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि खेती के लिए बहुत उपजाऊ थी। इस जगह में लगभग 12,000 साल पहले खेती शुरू हो चुकी थी। बाद में लगभग 4,500 BCE के आसपास यहाँ कॉपर टूल्स यानी तांबे के औजार का इस्तेमाल शुरू हुआ। कॉपर टूल्स आने के बाद एग्रीकल्चर पहले से बेहतर हो गई। इसके साथ साथ क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड जैसी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत सुधार हुआ। इन सभी कंट्रीब्यूशंस की वजह से यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के विशाल मैदानों में खेती का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे ज़्यादा लोग खेती करने लगे और वहाँ की सभ्यता और भी विकसित होती गई। अगले 2000 सालों में कुछ बड़े शहर और भी विकसित हो गए। इन शहरों ने अपनी गवर्निंग सिस्टम बना ली। इस तरह ये बड़े शहर सिटी स्टेट्स बन गए, यानी हर सिटी स्टेट का अपना शासन, अपने नियम और अपना शासक होता था। इन सिटी स्टेट्स में से लगभग 3500 BCE के बाद मेसोपोटेमिया में 4 मेजर सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा विकसित हुए। ये थी समेरियन सिविलाइजेशन, अकेडियन सिविलाइजेशन, आइसीरियन सिविलाइजेशन और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। अब आगे इस चैप्टर में हम इन्हीं ही को पढ़ने वाले हैं। सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब होता है ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका सेंटर एक शहर होता है। वह शहर अपने आसपास की जगहों पर शासन करता है, यानी एक सिटी स्टेट में एक शहर की ही पूरे राज्यों पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द सुमेरियंस। सुमेरियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पहली सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थी। यह उर और समर के कई शहरों में विकसित हुई।
सुमर आज से साउदर्न इराक में स्थित था और यह साउदर्न मेसोपोटामिया का हिस्सा था। सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले इरिगेशन के लिए डैम्स और कैनल्स बनाई। इससे खेतों तक आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता था। उन्होंने सबसे पहले मड ब्रिक्स यानी कच्ची ईंट और बंट ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंट का इस्तेमाल किया। इन ईंटों से वह घर, सुरक्षा के लिए दीवारें और दूसरी इमारतें बनाते थे। नेक्स्ट है जिगोरात। जिगोराट एक टावर जैसा स्टेप्ड यानी सीढ़ीनुमा पिरामिड के आकार का मंदिर होता था। इसमें कई मंजिलें होती थी और सबसे ऊपर मेन टेम्पल बनाया जाता था। जिगोरात का सबसे ऊपरी भाग होली प्लेस माना जाता था यानी पवित्र जगह मानी जाती थी। जिगोरात के आसपास पैलेसिस यानी महल और रॉयल स्टोर हाउस यानी राजकीय गोदाम बने हुए थे। जिगोरात के चारों ओर बनी दीवारों में केवल एक ही इंट्रेंस होता था, एक ही आने का द्वार होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिगोराट शहर के खजाने के रूप में भी काम करता था। इस फिगर में जिगोराट की बनावट दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि यह सीढ़ीनुमा ऊंचाई इमारत है और इसका मुख्य मंदिर उस सबसे ऊपर स्थित है। सुमेरियन लोग कई गॉड्स की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि ये देवता बाढ़, हवा जैसी प्राकृतिक शक्तियों को कंट्रोल करती हैं। इसी कारण उन्होंने हर देवता के लिए अलग अलग मंदिर बनाए। उस समय मंदिर लोगों के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। हर शहर अपने चीफ गॉड यानी मुख्य देवता के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर, जिसे जिगोरात कहा जाता है, बनाता था। धीरे धीरे पूरा शहर इसी मुख्य मंदिर के आसपास विकसित होता गया। उस समय एग्रीकल्चर, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड जैसी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी मंदिर की अथॉरिटी से जुड़ी हुई थी। सेक्रेड टेम्पल यानी पवित्र मंदिर के अंदर जाने की अनुमति सिर्फ हाई प्रीस्ट यानी मुख्य पुजारी और मुख्य पुजारिनों को ही थी। ये हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस शायद शासन करने वाले वर्ग का हिस्सा थे। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामियन सोसाइटी में लोगों के अलग अलग सोशल हायरार्की बने हुए थे, यानी अलग अलग सामाजिक स्तर बने हुए थे। तो बच्चों, इस फिगर में सुमेरियन लोगों के डेली लाइफ के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। ध्यान से देखने पर हमें पहाड़ी वाली गाड़ी दिखाई देती है। साथ ही लोग सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए भी दिखाई देती हैं। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे और अच्छे कपड़े तथा गहने पहनते थे। आगे लिखा है कि सुमेरियन शहर बड़े सेटलमेंट्स थे। सुमेरियन शहर बड़े बस्तियां थे। इन शहरों में राजा बड़े और भव्य महलों में रहते थे, जबकि आम लोग छोटी छोटी ईंटों के घरों में रहते थे। ज़्यादातर लोगों का जीवन फार्मिंग पर आधारित था। इसके अलावा लोग कई तरह के क्राफ्ट्स भी करते थे, जैसे मेटल वर्किंग, पोट्री और टेक्सटाइल यानी पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनाना और टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा बनाना। उस समय मर्चेंट्स यानी व्यापारी और ट्रेडर्स यानी सौदागर जैसे दूसरे पेशों के लोग भी होते थे, यानी केवल किसान ही नहीं बल्कि व्यापार करने वाले लोग भी समाज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। क्यूनिफॉर्म दुनिया की सबसे शुरुआती राइटिंग सिस्टम में से एक थी। इसे सुमेरियन लोगों ने विकसित किया था। इस लिपि को नरम मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता था, सॉफ्ट क्लिक टैबलेट्स पर। लिखने के लिए नुकीली कीले जैसी औजार वेड शेप स्टाइलस को मिट्टी पर दबाया जाता था। क्यूनिफॉर्म वर्ड लैटिन लैंग्वेज के क्यूनियस वर्ड से बना है, जिसका मतलब है वेज यानी कील जैसा आकार। इस राइटिंग में बनने वाले निशान भी कील के आकार के होते थे, इसलिए इसका नाम क्यूनिफॉर्म पड़ा। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट। जब सुमेरियन लोग कैनल इरिगेशन यानी नहरों द्वारा सिंचाई विकसित कर रहे थे, उसी समय अर्ली हड़प्पन लोग भी बलूचिस्तान और उसके आसपास की जगहों में छोटी नदियों पर चेक डैम्स बना रहे थे। इन चेक डैम्स को गवर्नमेंट्स कहा जाता था। इनका एम इरिगेशन को बेहतर बनाना था। हड़प्पन लोगों की वाटर मैनेजमेंट स्किल का और भी विकसित रूप कच्छ के डोलावीरा में बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में देखने को मिलता है। यहाँ दो पास की छोटी नदियों का पानी डैम्स और कैनल्स बनाकर मोड़ा जाता था। फिर उस पानी को गहरे टैंकों में जमा किया जाता था ताकि पानी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। ये सभी टैंक आसपास में जुड़े हुए थे
ये सभी टैंक आसपास में जुड़े हुए थे। इन्हें स्टोन्स और कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। कुछ टैंकों को तो चट्टानों को काटकर और भी गहरा बनाया गया था। इसी तरह लोथल में बना बहुत बड़ा डॉकयार्ड, जहां नावें और जहाजें रुकती हैं, वहां भी हड़प्पन लोगों की वाटर मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल मिलता है। यह पूरी तरह पकी हुई ईंट से बनाया गया था और यह उनकी इंजीनियरिंग और निर्माण कला को दिखाता है। नेक्स्ट है द बिगनिंग ऑफ राइटिंग। सुमेरियन लोग लगभग 3300 बीसीई के आसपास सबसे पहले लिखना शुरू करने वाले लोग थे। उनकी राइटिंग सिस्टम को क्यूनिफॉर्म्स कहा जाता था। इसका नाम क्यूनिफॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि स्क्राइब्स लिखने के लिए कील के आकार वाले औजार का इस्तेमाल करते थे। क्यूनिफॉर्म में सैकड़ों अलग अलग मार्क्स होते हैं। इन्हीं मार्क्स को गीली मिट्टी या क्ले टैबलेट्स पर नुकीली कील जैसे रीढ़ के से दबाकर बनाया जाता है। स्क्राइब्स यानी लिखने का काम करने वाले लोगों का समाज में बहुत ऊंचा हाई स्टेटस था। उन्हें प्रीस्ट और प्रीस्टेस यानी पुजारी और पुजारियों की तरह सम्मान दिया जाता था। 3000 बीसीई तक क्यूनिफॉर्म पूरी मेसोपोटामिया में फैल चुकी थी। अलग अलग सिटीज स्टेट्स के लोग, चाहे वे अलग अलग भाषाएं बोलते हों, फिर भी क्यूनिफॉर्म का इस्तेमाल लिखने के लिए किया करते थे। क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स से हमें मेसोपोटामियन लोगों के जीवन और उनके बिलीफ्स यानी उनके विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। इन टैबलेट्स पर उनकी कहानियाँ यानी मिथ्स, एपिक्स यानी महागाथाएं, हिम्स यानी भजन, लो कोड्स यानी कानून और एजुकेशनल ट्रेटाइसिस यानी शिक्षा से जुड़े लेख लिखे गए थे। इन टैबलेट्स का इस्तेमाल केवल कहानियाँ लिखने के लिए नहीं होता था। इन पर फार्मिंग और क्राफ्ट्स एक्टिविटी का रिकॉर्ड भी रखा जाता था, जैसे पोर्टर्स, सील कटर्स यानी मोहर बनाने वाले, शिप बिल्डर्स जहाज बनाने वाले, कारपेंटर यानी बढ़ई और फार्म वर्कर यानी खेतों में काम करने वाले। इन सभी के कामों का हिसाब इन्हीं टैबलेट्स पर लिखा जाता था। फिगर 4.25, इस फिगर में क्यूनिफॉर्म टैबलेट दिखाई गई है। इस राइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल मेसोपोटामिया में की कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था, लेकिन फर्स्ट मिलीनियम बीसीई के अंत तक इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट। सुमेरियन लोगों ने पहाड़ियों वाली गाड़ी और सेल बोट यानी पाल वाली नाव का आविष्कार किया। ये बिल्डिंग्स बनाने और खेतों की मेजरिंग करने के लिए कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते थे। सुमेरियन लोगों की नंबर सिस्टम का आधार 60 था, यानी 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड और एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का विचार भी सुमेरियन लोगों ने ही विकसित किया था। नेक्स्ट है द अकेडियंस। 2334 बीसीई में सुमेरियन लोगों की पावर कम होने लगी। इसी समय अक्कड नाम के शहर को सेंटर बनाकर एक नया सिटी स्टेट उभरकर सामने आया। यह अक्कड शहर सेंट्रल मेसोपोटामिया में सुमर के और नॉर्थ की ओर स्थित था। इस जगह के लोग अकेडियन लैंग्वेज बोलते थे। यह भाषा सुमेरियन लैंग्वेज से अलग थी। हालांकि अकेडियन और सुमेरियन लोगों की भाषाएं अलग थी, लेकिन दोनों लोग लिखने के लिए एक ही क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे। अकेडियन रिकॉर्ड्स से हमें पता चलता है कि उन्होंने मेसोपोटामिया के अलग अलग जगहों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद उन्होंने दुनिया का पहला डायनेस्टिक एम्पायर यानी वंश आधारित साम्राज्य की स्थापना की, यानी यहाँ एक ही राजवंश के शासक लगातार शासन करते थे। यह वही समय था जब क्रिएटिव लिटरेचर यानी रचनात्मक साहित्य का भी विकास होने लगा। इस दौरान कई इंपॉर्टेंट स्टोरीज और लिटरेचर रचनाएं लिखी गई। आगे लिखा है कि सरगोन, जो अकेडियंस के सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक थे, उनके क्यूनिफॉर्म टैबलेट से पता चलता है कि मेसोपोटामिया का डिलुमम, मैकन और मेलुहा के साथ व्यापार होता था। इनमें से मेलुहा को नॉर्मली रूप से सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन माना जाता है, जबकि दिलमन आज का बहराइन है, जो मेगन आज के ओमेन पेनिनसुला का जगह माना जाता है, जो पर्शियन गल्फ के पास सिचुएटेड है। मेसोपोटामियन और हड़प्पन लोगों के बीच व्यापार होता था। वे एक दूसरे के साथ सेमी प्रीसियस स्टोन पैड्स यानी आधी कीमती पत्थरों और आइवरी यानी हाथी दांत, टिम्बर यानी लकड़ी, गोल्ड डस्ट यानी सोने का बारीक चूरा और कॉपर जैसी ऑब्जेक्ट्स का व्यापार करते थे।
नेक्स्ट है असीरियन सभ्यता। लिखा है कि लगभग 2154 बीसीई में अकेडियन एम्पायर ने अपनी सुप्रीमेसी खो दी, यानी अपनी पावर खो दी, अपनी शक्ति खो दी। उसकी जगह नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में असुर नाम का एक नया सिटी स्टेट शक्तिशाली बनकर उभरा। असीरियन सिविलाइजेशन ने अकेडियन सिविलाइजेशन की जगह ले ली। यह सभ्यता लगभग 1700 बीसीई की शुरुआत तक बनी रही। बहुत ही कम समय में असीरियन लोगों का डोमिनेंस यानी उनका प्रभाव पूरे मेसोपोटामिया में फैल गया। इसके बाद उनका शासन मेसोपोटामिया के साथ वेस्ट और साउथ के आसपास के इलाकों तक भी फैल गया। नेक्स्ट है बेबीलोनियंस सभ्यता। जब असीरियन लोग नॉर्थ की जगहों में शक्तिशाली थे, उसी समय लगभग 1900 बीसी से सेंट्रल मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया नाम का एक नया सिटी स्टेट शक्तिशाली बनने लगा। धीरे धीरे बेबीलोनिया ने उस जगहों को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1792 बीसीई में हम्मुरबाई राजा बने। उनके शासन के साथ ही बेबीलोनिया का ग्लोरी शुरू हुई, यानी उसकी शक्ति और समृद्धि शुरू हुई। उन्होंने आसपास की जगहों को जीत लिया और छोटे से सिटी स्टेट्स को एक बड़े एम्पायर, एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। हम्मुराबी का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने पूरे साम्राज्य के लिए नियम और कानून तैयार किए। इन कानूनों को कोड्स ऑफ हम्मुरबाई कहा जाता था। इनका एम लोगों के सोशल और सिविल यानी सामाजिक और नागरिक जीवन को सुरक्षित रखना था। कोड ऑफ हम्मुराबाई आगे चलकर कई देशों की लीगल सिस्टम यानी कानूनी व्यवस्था का आधार बने, यानी बाद में बनने वाले कई कानूनों ने इसी से प्रेरणा ली। फिर 1400 बीसीई के आखिर तक बेबीलोनिया एम्पायर पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा। इसका एक कारण था हिटिटाइस और दूसरी उभरती हुई शक्तियों के बारे में होने वाले हमले। इन नई शक्तियों ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई थी और नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना सीख लिया था। इसी कारण उन्हें युद्ध और विकास में बढ़त मिल गई। इसके अलावा इन्वायरमेंट का धीरे धीरे खराब होना, खेती की ज़मीन का बड़ा दबाव, पॉलिटिकल समस्याएं और इकोनॉमिक समस्याएं, इन सभी कारणों से बेबीलोनिया एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। इन सभी कारणों से बेबीलोनिया अपना डोमिनेंस यानी अपनी शक्ति बनाए नहीं रख पाया। इसके बाद वेस्ट एशिया में नई नई शक्तियां उभरकर सामने आने लगी। इस फिगर में किंग हम्मुराबाई को सहमास, जो बेबीलोनिया लोगों के न्याय के देवता हैं माने जाते थे, उनके कानून प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। अब जानते हैं हिटिटाइस के बारे में। हिटिटाइस एक इंडो यूरोपियन समुदाय था। उन्होंने एंटोलिया, जिसे आज टर्की कहा जाता है, वहां सेकेंड मिलीनियम बीसीई के दौरान एक पावरफुल साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह अपनी समृद्ध हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और दूसरी सभ्यताओं पर पड़े लंबे समय तक रहने वाले इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। एक रोचक बात यह है कि इजिप्ट के बारे में ग्रीक्स और रोमन्स पहले से जानते थे। हीरोडोटस जैसे ग्रीक लेखक भी 5th सेंचुरी बीसीई में इजिप्ट गए थे और उन्होंने वहां के बारे में लिखा था। 19th सेंचुरी में डी.एल. इजिप्टी नाम से एक बुक तैयार की गई। इसमें इजिप्ट के इतिहास के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैसिनेटिंग जानकारी दी गई। इजिप्ट के इतिहास को समझने के लिए पेपिरस पर लिखे पुराने रिकॉर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन रिकॉर्ड्स की मदद से हिस्ट्री इजिप्ट के अतीत के बारे में जानकारी देती है। इन डॉक्यूमेंट्स में कहानियाँ भी सुरक्षित हैं और रोज़मर्रा की प्रैक्टिस डिटेल यानी इस्तेमाल की जानकारी भी हैं। इनकी मदद से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि इजिप्टियन लोग दुनिया को किस तरह समझते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पेपिरस के बारे में। पेपिरस एक प्रकार का पुराना लिखने का कागज़ था। इसे पेपिरस प्लांट्स के अंदर वाले तने को पतली पतली पट्टियों को काटकर बनाया जाता था। फिर उन पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर आड़ा तिरछा क्रॉस
क्रॉस रखा जाता था। इसके बाद इन्हें दबाया, ड्राई यानी सुखाया, पॉलिश्ड यानी चिकना करके सीट तैयार की जाती थी। कई पेपिरस डॉक्यूमेंट्स का नाम उन्हें खोजने वाले लोगों के नाम पर रखा गया। एग्जाम्पल के लिए पेपिरस एल्बर का नाम उनके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया। इनमें इजिप्टियन मेडिसिन से जुड़े 700 से ज़्यादा इलाज और स्पेल लिखे गए हैं। आगे लिखा है कि लगभग 2000 BCE में भी लाइब्रेरीज होती थी। इनमें पेपिरस स्क्रोल को नाम लिखे हुए बर्तनों में रखकर स्लीव्स पर सुरक्षित रखा जाता था। ऐसा ही एक जार में सिंदबाद द सेलर कहानी का सबसे पुराना रूप मिलता है। उस समय की शॉर्ट स्टोरीज कई तरह की थी। इनमें जानवरों की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, चमत्कारों की कहानियाँ और रोमांसिस की कहानियाँ, और यहाँ तक कि सिंड्रेला कहानी का सबसे पुराना रूप में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है डोंट मिस आउट। हाउ वॉज द इजिप्टियन स्क्रिप्ट डेसिफर्ड, यानी इजिप्टियन लिपि को कैसे पढ़ा गया। लिखा है कि 1799 में पेरी बोचार्ड, जो फ्रेंच आर्मी इंजीनियर थे, वे इजिप्ट के एक किले में की मरम्मत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक बड़ा काला पत्थर मिला जिस पर रहस्यमयी लिखावट बनी हुई थी। इस पत्थर को रोजेटा स्टोन कहा गया। इस पर 3 अलग अलग प्रकार की राइटिंग्स लिखी हुई थी। इनमें से एक ग्रीक लैंग्वेज भी थी। क्योंकि उस समय लोग ग्रीक लैंग्वेज पढ़ सकते थे, इसलिए रोजेटा स्टोन को समझना एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे कि किसी खोई हुई लैंग्वेज को के लिए 2 भाषाओं वाली डिक्शनरी मिल जाए। 1822 में फ्रेंच लिंग्विस्ट जीन फ्रैंकोइस कैम्फोलियन ने आखिरकार इस इजिप्टियन स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, यानी उन्होंने इस रहस्यमयी राइटिंग का अर्थ समझ लिया। इजिप्टियन कैलेंडर में 3 मौसम होते थे। हर मौसम में 4 महीने होते थे। इन 3 मौसमों के नाम थे इनूडेशन, यानी जब बाढ़ आती थी, यानी ओटम सीजन, फ्लड और ओटम सीजन। नेक्स्ट है पीरियड यानी जब फसल उगती थी, यानी विंटर का सीजन। सेमू यानी जब फसल की कटाई होती थी, समर। यह कैलेंडर साइरिस यानी डॉग स्टार के उगने पर आधारित था। इसमें एक साल में 365 दिन होते थे, यानी 12 महीने 30 दिन, यानी 360 दिन। इसके बाद 5 एक्स्ट्रा डेज जोड़े जाते थे। यह कैलेंडर काफ़ी एक्यूरेट था, लेकिन असली साल लगभग 1/4 दिन जितना लंबा होता था। इस कारण समय के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता था। नेक्स्ट है लगभग 3000 BCE के आसपास इजिप्ट में सिटी स्टेट्स बनने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और लोगों को रिसोर्सेज मिलने लगे थे। नाइल रिवर अपने किनारों की ज़मीनों को पानी देती थी। हर समर में यह नदी बाढ़ लाती थी। इस बाढ़ के साथ उपजाऊ काली मिट्टी भी आती थी, जिसे कीमत कहा जाता था। यह मिट्टी फसल उगाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। डोंट मिस आउट में आगे लिखा है कि इजिप्टियन लोग अपने देश को कीमत कहते थे। कीमत का अर्थ है काला, द ब्लैक। यह नाम नाइल रिवर वैली की काली और उपजाऊ मिट्टी के कारण रखा गया था। लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट के किसानों ने यह खोज की कि अगर वे डिच यानी नहरें खोदें तो नाइल रिवर का पानी अपने खेतों तक ला सकती हैं। वे इस पानी के रिजर्वर्स में भी जमा कर लेते थे ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। किसानों ने यह भी देखा कि नाइल रिवर हर साल लगभग एक ही समय पर बाढ़ लाती है, इसलिए उन्होंने बाढ़ के बीच के दिनों की गिनती शुरू की और इसी आधार पर इजिप्टियन कैलेंडर बनाया। नहरें खोदना और डैम्स बनाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसके लिए पूरे गांव का समाज के लोगों को मिलकर काम करना पड़ता था। जब लोग मिलकर काम करने लगे तो इन कामों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ी। धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बनने लगे। शायद इजिप्ट में लोकल गवर्नमेंट की सबसे शुरुआत मानी जाती है। समय के साथ फेरोन्स नाम के शक्तिशाली शासक इजिप्ट के राजा बन गए। फेरोन को पूरे इजिप्ट का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। जब किसी फेरोन की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जमीन में नीचे दफनाया जाता था। उसकी कब्र के ऊपर मस्तबा नाम की रेक्टेंगुलर इमारत बनाई जाती थी।
बाद में कई मस्तबा को एक दूसरे के ऊपर बनाया जाने लगा। धीरे धीरे इसी तरीके से पिरामिड का निर्माण शुरू हुआ। ऐसे पिरामिडों का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल सक्करा का स्टेप पिरामिड है। ये दुनिया के सबसे पुराने पिरामिडों में से एक है। इजिप्ट के लोग मानते हैं थे कि हर व्यक्ति के अंदर का नाम की एक स्पिरिचुअल डबल होती है, यानी एक आत्मिक शक्ति होती है। उनका विश्वास था कि यदि शरीर को मुमिनिफिकेशन के द्वारा सुरक्षित रखा जाए, ममीफिकेशन, उनका विश्वास था कि यदि शरीर को ममीफिकेशन के द्वारा सुरक्षित रखा जाए तो का मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इसी विश्वास के कारण फ़ायरों के लिए बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए। नेक्स्ट आगे लिखा है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग सिर्फ काम ही नहीं करते थे बल्कि अपने खाली समय में का आनंद भी लेते थे। वे स्विम करते थे, वे कैनो यानी छोटी नाव चलाते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे। इसके अलावा वे म्यूजिक सुनते थे और डांस भी करते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन इजिप्शियन का जीवन केवल मेहनत तक सीमित नहीं था बल्कि वे मनोरंजन भी करते थे। प्राचीन इजिप्टियन कल्चर में फेस्टिवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था। वे त्योहार मुख्य रूप से गॉड्स और फ़ायरों के सम्मान में मनाते थे। हर देवता, हर गॉड का अपना एक विशेष त्योहार होता था। उस दिन उस गॉड की स्टैचू को पूरे नगर में परेड के रूप में घुमाया जाता था। इस दौरान सिस्टम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे और उन लोग खुशी मनाते थे। ये फेस्टिवल केवल गॉड्स के लिए ही नहीं होते थे बल्कि फ़ायरों के शासक का उत्सव मनाने के लिए भी आयोजित किए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए सेड फेस्टिवल तब मनाया जाता था जब कोई फ़ायरों अपने शासन के 30 साल पूरा कर लेता था। यह उसके लंबे और सफल शासन का एक जश्न मनाया जाता था। ये भव्य फेस्टिवल दिखाते हैं कि प्राचीन इजिप्ट के लोग अपने गॉड्स और फ़ायरों यानी अपने राजाओं का बहुत सम्मान और आदर करते थे। आगे लिखा है कि जनरली इजिप्टियन वुमेन्स को ग्रीक और रोमन महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। वे अपनी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सकती थी, वे अपना बिजनेस भी चला सकती थी। इससे पता चलता है कि प्राचीन इजिप्ट में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। एग्जाम्पल के लिए क्लियोपेट्रा को बचपन से ही राज्य चलाने की शिक्षा दी गई थी। जब वह 18 साल की हुई तब वह इजिप्ट की क्वीन बन गई। इससे पता चलता है कि प्राचीन इजिप्ट में योग्य महिलाओं को भी शासन करने का अवसर दिया जाता था। इस फिगर में 18 साल की आयु वाली क्लियोपेट्रा का एक मंदिर की दीवार पर बने चित्र के रूप में दिखाया गया है। आगे है द चाइनीज सिविलाइजेशन। आपने मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन में पहले ही पढ़ा है कि रिवर्स ने सभ्यताओं के विकास में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया। क्या आपको याद है कि नदियों ने लोगों के जीवन को कैसे आसान बनाया? नदियों ने पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड जैसी सुविधाएं दी। इन्हीं वजह से बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित हुई। चाइनीज सिविलाइजेशन मुख्य रूप से 2 बड़ी नदियों के किनारे विकसित हुई, हंग ही यानी येलो रिवर और यंगजी। इन दोनों नदियों ने चीन की सभ्यता को बढ़ने और समृद्ध बनने में बहुत सहायता दी। इन दोनों नदी घाटियों में लगभग 7000 BCE के आसपास न्यूलिथिक यानी न्यू स्टोन एज की शुरुआत चाइनीज संस्कृति विकसित हुई थी। इन दोनों नदियों में लगभग 7000 BCE के आसपास न्यू स्टोन एज की शुरुआती चाइनीज संस्कृति विकसित हुई थी। यानी चीन में बहुत प्राचीन समय से ही लोग यहाँ बसकर खेती और गांवों का निर्माण करने लगे थे। लगभग 2000 BCE में लोगों ने कॉपर और ब्रॉन्ज से धातु बनाने के औजार बनाना शुरू किया। इस नई तकनीक के कारण येलो रिवर बेसिन की कई न्यूलिथिक सेटलमेंट्स यानी बस्तियां धीरे धीरे ब्रॉन्ज एज में प्रवेश करने लगी। लेकिन लगभग 1600 BCE के आसपास बड़े सिटीज़ यानी बड़े शहर विकसित होने शुरू हुए। इसका कारण था खेती में ज़्यादा उत्पादन होना, मेटल्स में के औजार बनने की तकनीक में सुधार होना, क्राफ्ट प्रोडक्शन का विकास होना। इन सब के कारण शहर तेज़ी से बढ़ने लगे। इन सभी डेवलपमेंट्स
से इन सभी विकासों के परिणाम से चाइना का पहला ब्रॉन्ज एज एम्पायर स्थापित हुआ, यानी अब छोटे छोटे गांवों की जगह एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनने लगे। चीन का इतिहास कई डायनेस्टीज यानी कई राजवंशों में बटा है। ब्रॉन्ज एज में दो राजवंश थे, सेंग डायनेस्टी और झोउ डायनेस्टी। इन दोनों राजवंशों ने चीन के विकास में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। लगभग 600 BCE तक पूरे चाइना में आयरन का इस्तेमाल बहुत आम हो गया। इसी समय से चाइनीज आयरन एज की शुरुआत मानी जाती है। लोहे के औजार पहले से ज़्यादा मजबूत और उपयोगी थे, जिससे खेती, युद्ध और निर्माण कार्य में बहुत प्रगति हुई। ऐसा माना जाता है कि चाइना नाम क्विन डायनेस्टी से आया है। यह चीन का पहला इंफीरियल डायनेस्टी यानी राजवंश था। इसी राजवंश ने पूरे चीन को एकजुट करके एक मजबूत देश बनाया। आयरन एज का एक और इम्पोर्टेंट राजवंश है हांग डायनेस्टी। हांग डायनेस्टी के समय चीन की एजुकेशन, ट्रेड, विज्ञान का बहुत विकास हुआ और यह चीन की सबसे प्रसिद्ध राजवंशों में से एक माना जाता है। फिर इसके बाद टाइमलाइन दी गई है। यह टाइमलाइन हमें बताती है कि चाइना की सभ्यता धीरे धीरे कई चरणों से होकर विकसित हुई। आगे लिखा है कि प्राचीन चाइना में पब्लिक ऑफिशियल यानी सरकारी अधिकारी बहुत सोच समझकर चुने जाते थे। उन्हें चुनने के लिए पहले कई सालों में उनकी परीक्षा ली जाती थी। इन परीक्षाओं में शामिल थी तीरंदाजी, घुड़सवारी, कैलकुलेशन यानी मेजरमेंट्स करना, जैसे राइटिंग और म्यूज़िक। जो व्यक्ति इन सभी एरियाज में योग्य साबित होता था, उसी को सरकारी अधिकारी बनने का अवसर मिलता था। इससे पता चलता है कि पुराने समय में चीन में योग्य और प्रतिभाशाली लोगों को ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो अबाउट चाइना। चाइना के इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफर्स यानी राजकीय इतिहासकार इम्पोर्टेंट घटनाओं को लिखकर सुरक्षित रखते थे। इसी कारण चाइना का इतिहास अच्छी तरह से सुरक्षित रहा। लेकिन चाइना के बारे में सबसे प्राचीन जानकारी ओरेकल्स से मिलती है। ये ओरेकल्स जानवरों की हड्डियाँ और कछुए के खोल पर बनाए गए विशेष चिन्ह से लिखे थे। इन हड्डियों और खोलों को गर्म किया जाता था। गर्म करने पर इनमें दरारें पड़ जाती थी। फिर उन दरारों के आकार और पैटर्न को देखकर भविष्यवाणियाँ या अर्थ निकाले जाते थे। इन ओरेकल्स का इस्तेमाल भविष्य के बारे में जानने के लिए किया जाता था। आज यही ओरेकल बोन्स हमें बताते हैं कि प्राचीन चाइनीज लोग क्या चाहते थे, उनकी क्या उम्मीदें थी और उन्हें किन बातों पर का डर था। इसीलिए ये इतिहास को समझने का एक इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है। ये चाइनीज़ भाषा की स्क्रिप्ट ऐसी होती है जिसमें एक कैरेक्टर पूरे वर्ड या पूरे अर्थ को दर्शाता है। यानी चाइनीज़ भाषा में अक्षर केवल आवाज़ नहीं बल्कि पूरा अर्थ बताती हैं, जैसे पर्सन के लिए और ट्री के लिए। इन चिन्हों का आकार भी उस ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देता है जिसे वे दर्शाते हैं। नेक्स्ट फिगर दिया है। आगे लिखा है कि चाइनीज सभ्यता की एक विशेष पहचान जेड से बनी ऑब्जेक्ट और छोटी मूर्तियां थी। इनका इस्तेमाल धार्मिक रिचुअल्स यानी धार्मिक अनुष्ठानों या सम्मानों और प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में किया जाता था। जेड चीन की आसानी से नहीं मिलती थी। जेड चीन में आसानी से नहीं मिलता था। इसे बाहर के जगहों से लाया जाता था। इस कारण जेड बहुत कीमती माना जाता था और समाज में इसका एक इम्पोर्टेंट महत्व था। चाइनीज लोग मार्बल यानी संगमरमर से पक्षियों और जानवरों के आकार के सुंदर आभूषण बनाते थे। इसके अलावा लकड़ी के खंभों की मजबूत नींव बनाने में भी मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा चाइनीज लोगों ने ब्रॉन्ज मेटलर्जी में भी महारत हासिल कर ली थी। वे ब्रॉन्ज से हथियार, औजार और रिचुअल वेसल्स यानी धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाले सुंदर बर्तन बनाते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन चाइना मेटल्स और लिखावटी कला में बहुत महारत हासिल कर ली थी उन्होंने। आगे लिखा है कि प्राचीन चाइनीज आर्टिसियंस यानी कारीगर बहुत
कुशल होते थे। वे जेड यानी जेड पत्थर को बहुत सुंदर तरीके से तराश कर मछली जैसी अलग अलग आकृतियां बना देते थे। इसके बाद वे इन जेड की ऑब्जेक्ट को रस्सी या डोरी से बांधते थे। जब इन जेड की ऑब्जेक्टों पर हल्का सा कोई प्रहार किया जाता था तो इनमें से क्लियर और लंबे समय तक गूंजने वाली संगीत जैसी आवाज़ें निकलती थी। यानी जेड केवल सजावट के लिए ही नहीं बल्कि संगीत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यह परंपरा दिखाती है कि म्यूज़िक का प्राचीन चाइनीज़ कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। साथ ही यह भी पता चलता है कि चाइनीज़ कारीगरों की क्राफ्टमैनशिप यानी कारीगरी बहुत उच्च स्तर पर थी। वे साधारण पत्थर को भी इतना सुंदर और इस्तेमाल करने योग्य में बदल देते थे कि वे कला, संगीत और संस्कृति तीनों का हिस्सा बन जाती थी। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस फिगर में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई गई है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे प्रसिद्ध दीवारों में से एक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण 1-2 साल में नहीं हुआ। इसमें बनाने में लगभग 2000 साल लगे। अलग अलग समय में कई राजवंशों ने इस दीवार का निर्माण और विस्तार किया। शुरुआत में लगभग 680 BCE से जोउ डायनेस्टी और दूसरे राजवंशों ने अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी दीवारें बनाई। इनका एम नोर्मैडिक ट्राइब्स यानी घुमंतू जनजातियों के अचानक होने वाले हमलों से अपने राज्य की रक्षा करना था। बाद में इन सभी छोटी छोटी दीवारों को आसपास से जोड़ दिया गया। इस तरह एक बहुत बड़ी मजबूत डिफेंस वॉल तैयार हुई जिससे दुश्मनों के लिए हमला करना कठिन हो गया। इस दीवार का एक्सपेंशन और रिपेयर कई सदियों तक होती रही। यह कार्य 17वीं शताब्दी तक CE तक चलता रहा। यानी अलग अलग शासकों ने समय समय पर इन दीवारों को मजबूत और लंबा बनाया। आगे लिखा है कि चीन के लोग न्यूलिथिक पीरियड यानी 4000 से 3000 BCE से ही सिल्क यानी रेशम बनाना जानते थे। ब्रॉन्ज एज तक आते आते रेशम बनाना चीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट बन गया। लगभग 2nd सेंचुरी BCE में हैन डायनेस्टी के समय रेशम का व्यापार दूसरे देशों के साथ बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। सिल्क जिसे रास्ते में एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाता था, वही रास्ता बाद में सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह रास्ता चीन को भारत, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ता है। आगे लिखा है लेट्स रिकॉल में, मतलब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इसके बाद पढ़ते हैं, लिखा है लगभग 1500 BCE तक चीन का समाज अलग अलग सोशल क्लासेस में बट चुका था। सबसे ऊपर रूलिंग क्लास, नोबल्स और एरिस्टोक्राट्स यानी शासक वर्ग, कुलीन वर्ग और अभिजात वर्ग थे। उनके नीचे फार्मर्स और लेबर्स रहते थे। इसी व्यवस्था में आगे चलकर चीन की सोशल हायरार्की की नींव रखी। जोउ डायनेस्टी के समय मेटल बेस कॉइन का इस्तेमाल लेन देन के लिए शुरू हुआ। इसके बाद 5th सेंचुरी BCE तक चीन में मनी इकोनॉमी विकसित हो गई, यानी पैसों पर सामान लेना और देना विकास हुआ। चीन दुनिया का पहला देश था जिसने पेपर करेंसी का इस्तेमाल शुरू किया। साथ ही सरकारी अधिकारियों का चयन पब्लिक एग्जामिनेशन के माध्यम से करने की व्यवस्था भी सबसे पहले चीन से शुरू हुई। अब तक हमने देखा कि दुनिया की बड़ी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन उपजाऊ नदी घाटियों के इंडिपेंडेंट रूप में विकसित हुई। बेहतर खेती और नए संसाधनों के इस्तेमाल से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इसी कारण इन सभी सभ्यताओं में बड़े बड़े अर्बन सिटीज विकसित हुए। इन सभ्यताओं ने अपनी अपनी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित की ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ता रहे। जब राइटिंग सिस्टम विकसित हुई तब लोगों ने व्यापार, टैक्स, लेन देन, सामाजिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। समय के साथ इसी लिखने की एक्टिविटी की मदद से कहानियाँ, मतलब स्टोरीज और बाकी चीज़ों के ग्रंथ वगैरह ये लिखे जाने लगे। इसीलिए आज हमारी संस्कृति, समाज, प्रशासन, व्यापार और लेखन से जुड़ी कई परंपराओं की जड़ें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में ही मिलती हैं। यही प्राचीन सभ्यता आधुनिक मानव सभ्यता की मजबूत नींव बनी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब रिवीजन पॉइंट्स को।
इस चैप्टर में हमने सीखा कि अर्ली ह्यूमंस हिस्ट्री उस समय को कहती हैं जब राइटिंग की खोज नहीं हुई थी। उस समय के बारे में हमें जानकारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे स्टोन्स, टूल्स, फोसिल और केव पेंटिंग से मिलती है। सेकेंड, हमने यह भी सीखा कि सबसे पहले मानव अफ्रीका में विकसित हुए, इसके बाद वे धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। फिर पैलियोलिथिक पीरियड में लोग हंटर गैदर्स थे। वे जानवरों का शिकार करते थे, फल और जंगली पौधे इकट्ठा करते थे। वे हैंडेक्स, क्लीवर और स्क्रैपर्स जैसे पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे और गुफाओं या खुले शिविरों में रहते थे। फोर्थ, मेसोलिथिक पीरियड में लोगों ने छोटे और तेज माइक्रोलिथिक टूल्स बनाए। वे नदियों और झीलों के पास बस्तियों में रहते थे। नेक्स्ट, न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड में लोगों ने खेती शुरू की और जानवरों का पालना शुरू किया। इसी कारण गांव बसने लगे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाने और बुनाई का काम करने भी लगे। नेक्स्ट, चेकोलिथिक पीरियड में लोग पत्थर के साथ कॉपर के औजार भी इस्तेमाल करने लगे। इस समय खेती करने वाले समुदाय और ज़्यादा विकसित हुए। नेक्स्ट, इन सभी बदलावों के कारण ब्रोंज एज सिविलाइजेशन विकसित हुई। इन सभ्यताओं में बड़े बड़े शहर बने, व्यापार बढ़ा, राइटिंग सिस्टम विकसित हुई, एडमिनिस्ट्रेशन बना और समाज अच्छी तरह एक वेल ऑर्गेनाइज हुआ। इस चैप्टर में हमने 4 इंपॉर्टेंट सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सभी उपजाऊ नदी घाटियों के में विकसित हुई। इन सभ्यताओं ने एग्रीकल्चर, राइटिंग, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। तो इन्हीं सभ्यताओं ने आज के आज के मॉडर्न ह्यूमन की मजबूत नींव रखी। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक